हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सुधीर चौहान। बायोस्कोर चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं क्लास 11 से हमारा एनिमल फिजियोलॉजी से रिलेटेड चैप्टर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में। तो यहाँ पे इस रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के बारे में हम स्टडी करेंगे ह्यूमन बींग्स के अंदर किस प्रकार से ब्रीथिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो चलिए नीट रिविजन सीरीज में पढ़ते हैं कि एनसीईआरटी हमारी क्या कहती है इस बारे में। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, सबसे पहले बात जो आती है, टॉपिक जो शुरू होता है हमारा ब्रीथिंग प्रोसेस से शुरू होता है हमारा, और दूसरा एक वर्ड दिया हुआ है रेस्पिरेशन। क्या कहती है बेटा एनसीईआरटी? प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विथ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल इज कॉल्ड द ब्रीथिंग, कॉमनली नोन एज द रेस्पिरेशन। हम इसको क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कह देते हैं यहाँ पे। तो एक्चुअली अगर हम बात करें, डिटेल वाइज बात करें यहाँ पे, तो ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या होता है? डिफरेंसेस होती है हमारी। ब्रीथिंग की अगर बात करें हमारा, तो ब्रीथिंग जो है हमारा एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है हमारी। यहाँ पे हम बात करते हैं ब्रीथिंग प्रोसेस के अंदर हम बात करें तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होगा, इंटरनल रेस्पिरेशन होता है, और थर्ड एक सेल्यूलर रेस्पिरेशन स्टेज कहते हैं हमारा। तो एक्चुअली जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है वो आप क्या बोलेंगे हमारा? वो एयर एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच में हमारा एक्सचेंज हो रहा है हमारा। यहाँ पे देख रहे हैं इंटरनल जो रेस्पिरेशन की बात करता हूँ तो ब्लड और लंग्स के बीच में और ब्लड और टिश्यू के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, जो क्या कहलाता है हमारा? इंटरनल रेस्पिरेशन कहलाता है हमारा। और तीसरा जो होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सेल के लेवल पर हमारा रेस्पिरेशन होता है हमारा। जो ऑक्सीजन का यूज होता है रिजल्टेंट यहाँ पे क्या होता है? एनर्जी रिलेटेड होती है, वही एक्चुअल मीन्स में रेस्पिरेशन कहलाता है। तो यहाँ पे ब्रीथिंग को रेस्पिरेशन को कॉमनली एक चीज मान लेते हैं, बट ये क्या है? एक प्रोसेस है, स्टेप के अंदर देखें। रेस्पिरेशन क्या है? एक फिजिकल प्रोसेस के रूप में हम मान सकते हैं जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है, यहाँ पे किसी प्रकार का एटीपी रिलीज नहीं हो रहा है। पर एक्चुअल अकाउंट की बात करें, रेस्पिरेशन सेल्यूलर लेवल पे होगा हमारा, और जहां पे क्या होता है? एटीपी का जनरेशन हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। तो नाउ बात करते हैं कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के अंदर हम बात करते हैं। सो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग वेरी अमंग द डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल डिपेंड अपॉन देयर हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो किस प्रकार के उनके ऑर्गेनाइजेशन है, उनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी हमें देखने को मिलती है हमारा, और किस हैबिटेट में रहते हैं, उस प्रकार से उसके अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेज भी और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी अलग अलग हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि कुछ बॉडी जो कुछ एनिमल्स होते हैं जिनमें लोअर इन्वर्टिब्रेट्स की बात करूँ, वहाँ पे बाई एंटायर बॉडी सरफेस के द्वारा या जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा वहाँ पे क्या होता है? हमें रेस्पिरेशन हमें देखने को मिलता है हमारा। जैसे कि एक्सपोंजर्स की बात करूँ आपको, है ना, सिलेंट्रेट की बात करूँ, फ्लैटफॉर्म की बात करूँ, तो जनरल बॉडी सरफेस यानी एंटायर बॉडी सरफेस के द्वारा यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली एनवायरमेंट होता है बॉडी और एनवायरमेंट के बीच में हमें। दूसरा कुछ अर्थवर्म की बात करूँ तो यहाँ पे मोस्ट क्यूटिकल के द्वारा यानी स्किन के द्वारा होता है यहाँ पे, यानी उसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलेंगे हमारा। कुछ इंसेक्ट है जिसमें ट्रेकियल ट्यूब सिस्टम पाया जाता है तो उसे ट्रेकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। जैसे आर्थ्रोपोडास ग्रुप की हम बात करते हैं, हमारा इंसेक्टा आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में बात करते हैं। तो कुछ जो आर्थ्रोपोड होंगे, जो हमारे एक्वेटिक आर्थ्रोपोड होंगे, मोलस्का होंगे, उनमें गिल्स के द्वारा हमें रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। और कुछ जो हमारे टेरेस्ट्रियल स्पॉन्ज होता है उसमें लंग्स भी हमें देखने को मिलते हैं, बुक लंग्स जैसी स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलती है। कुछ वर्टिब्रेट्स के बारे में बात करते हैं, जो फिशेज होती है जो वाटर में रहती है, हमारा क्या होती है? गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन। बट कुछ रेप्टाइल्स की बात करूँ, बर्ड्स की बात करूँ, मैमल्स की, जो कि कंप्लीटली क्या है? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, किसके द्वारा होगा? लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन देखने को मिलता है हमारा। यहाँ पे एम्फीबियंस स्पेशल हो जाते हैं। जैसे कि फ्रॉग के अंदर बात करूं तो फ्रॉग क्या होता है हमारा? एक एम्फीबियन लाइफ जीता है हमारा, वो वाटर में भी रहता है, आपके टेरेस्ट्रियल भी रहता है, देखने को मिलता है। तो जनरली यहाँ पे क्या होता है? जो एम्फीबियंस होते हैं उसमें क्या होता है? मोस्ट स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन देखना। बट जब वो वाटर में रहेगा हमारा तो वाटर में क्या होता है? उसके अंदर गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, और बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन भी वहाँ पे देखने को मिलता है। एम्फीबियंस होते हैं जिसमें तीनों मेंट के द्वारा हमें देखने को रेस्पिरेशन हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं हमारा। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ एक पैसेज के रूप में हम देख सकते हैं हमारा। जैसे बात करें हमारा, सबसे पहले क्या होती है? हमारे एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स प्रेजेंट है, दो नए नोज हमारे प्रेजेंट है ना, अपर लिप के ऊपर में। तो यहाँ से होते हैं गैसेज होती है, हम इनहेल करते हैं बेटा हमारा, है ना। नोस्ट्रिल्स लीड टू द नेजल चेम्बर। जो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स होते हैं वो अंदर जाके होता है कि नेजल चेम्बर में खुलते हैं, जो कि एक नेजल पैसेज के रूप में बनाते हैं, जो कि जिग जैग कंडीशंस में हमें देखने को
को मिलता है। इसका काम क्या होता है, और इसके अंदर कुछ क्या होती हैं, म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स भी होती है, सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम टाइप सेल्स होती हैं, जो क्या होंगे, जो एक्सटर्नल लेयर है उसको बॉडी टेम्परेचर के क्या होता है इक्विवेलेंट करने का काम करती हैं। दूसरा क्या होते हैं, इस नेजल पैसेज के अंदर क्या होता है, आपको बाहर की एयर का टेम्परेचर इंटरनल बॉडी के इक्विवेलेंट हो जाएगा। साथ में क्या होगा, जो डस्ट पार्ट, जो श्लेष्मा जो म्यूकस सिक्रेट होती है वो डस्ट पार्टिकल्स को, बैक्टीरियल को, इनको क्या हो गया, इनको चिपकाने का काम कर लेती है यहाँ पे। तो इस प्रकार से क्या होता है, हमारे एक प्रकार से ये हमारे एक एनाटॉमिकल बैरियर के रूप में काम करते हैं हमारे यहाँ पे। द नेजल चैम्बर ओपन इनटू द फेरिंक्स, नेजल चैम्बर इंटरनल नेरस से होते हुए क्या हुआ है, हमारे फेरिंक्स में खुल जाते हैं। जो हमने बक्कोफेरेंजियल कैविटी के बारे में बात करी थी, तो ओरल कैविटी और फेरेंजियल कैविटी दोनों मिली हुई होती है एक प्रकार से। तो पोस्टीरियर पार्ट जो हमारा क्या फेरिंक्स है, फेरिंक्स में ओपन होता है इंटरनल नेरस के द्वारा। जो हमने वहां पे पढ़ा था कि फेरिंक्स, हमने क्या पढ़ा था, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था कि फेरिंक्स क्या है, एक कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर के रूप में हमें देखने को। फेरिंक्स जो होता है ओपन इनटू थ्रू द लैरिंक्स के द्वारा होता है, कि उसमें ट्रिकिया में ओपन होता है। तो फेरिंक्स में हमने आपको देखी थी दो ओपनिंग दिखाई दी थी, एक विंड पाइप की ओपनिंग थी जिसको हमने क्या बोला था, ग्लॉटिस बोला था हमारा, और एक फूड पाइप यानी इसोफेगस के जिसमें गुलेट हमने वर्ड बोला था। तो लैरिंक्स के द्वारा होता हुआ क्या हुआ, ट्रेकिया में पहुंच जाता है। लैरिंक्स के अंदर बात करते हैं तो लैरिंक्स इस कार्टिलेजिनस बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, है ना, जो कि क्या होता है, ट्रेकिया का ही, अपर पार्ट ऑफ ट्रेकिया का ही मॉडिफिकेशन हमें देखने को मिलता है। हमारा हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन के रूप में काम करता है। लैरिंक्स के में क्या होती है, कुछ लिगामेंट्स प्रेजेंट्स होते हैं हमारे, फाल्स लिगामेंट्स, ट्रू लिगामेंट्स होते हैं, जो कि क्या होते हैं, साउंड प्रोडक्शन का काम करते हैं। इसीलिए लैरिंक्स को हम क्या होता है, साउंड बॉक्स भी कहते हैं। जो बर्ड्स के अंदर होते हैं, लैरिंक्स के क्या होते हैं, सैरिंग्स प्रेजेंट्स होते हैं हमारा। ड्यूरिंग सोलोविंग की जब बात करते हैं, ग्लोटिस जो कि क्या होता है, ओपनिंग है ट्रेकिया की अपर मोस्ट, कैन बी कवर्ड बाय द थिन इलास्टिक कार्टिलेज फ्लेप से द्वारा कवर्ड होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस कहते हैं। क्या काम करता है ये, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फ्रूट इनटू द लैरिंक्स में जाने से क्या करता है, रोक देता है। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि फूड को विंड पाइप में जाने से रोकने का काम कौन करता है, एक कार्टिलेजिनस फ्लेप होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस कहते हैं यहाँ पे। इसके बाद हमारा क्या होता है, लैरिंक्स के बाद से हमारा क्या होता है, ट्रेकिया स्टार्ट होता है। हमारा ट्रेकिया स्ट्रेट ट्यूब के रूप में होता है, अप टू मिड थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है, विच डिवाइड द लेवल ऑफ द फिफ्थ थोरेसिक कैविटी। जो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा है, यहाँ पे ये हमारे दो पार्ट में क्या हुआ, डिवाइड हो गया, यहाँ पे देखने को मिलता है हमें। तो मिड फिफ्थ थोरेसिक लेवल पर जाके ये हमारे दो ब्रांचेस में हमारा ट्रेकिया डिवाइड है। ट्रेकिया की लेंथ की बात करें तो 10 से 12 सेंटीमीटर के बीच में हमें इसकी लेंथ देखने को मिलती है, और ट्रेकिया को कोलैप्स होने से बचाने के लिए उसके अंदर लगभग 16 से लेकर 20 सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट्स होते हैं। तो ट्रेकिया हमेशा क्या होगा, नॉन कोलैप्सिंग कंडीशन होता है, सी शेप रिंग की प्रेजेंस की वजह से प्रेजेंस होता है हमारा यहाँ पे। तो एट द फिफ्थ लेवल पर जाके हमारी बात करें, इस जगह पे हम जो बात करें, हमारे फिफ्थ लेवल जाके ट्रेकिया हमारी दो ब्रांचेस में बढ़ के राइट और लेफ्ट ब्रांचेस कहते हैं, इसको ब्रोंकी कहते हैं हमारा। ईच ब्रोंकी फिर अंडरगो रिपीटेड डिविजन्स में चला जाता है हमारा, सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकी में डिवाइड होता है ना, और देन ब्रोंकियोल्स में, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में चला जाता है, एंडिंग विद वेरी फाइन टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में चला जाता है। तो इस प्रकार से जो हमारा जो ट्रेकिया होता है वो दोनों लंग्स में, लंग्स हमारे कितने हैं, वन पेयर है हमारा, राइट लंग और लेफ्ट लंग में चला जाता है हमारा, और इनमें दोनों फर्दर डिवाइडेड हमें देखने को मिलते हैं। तो ट्रेकिया का डिवाइड होता है प्राइमरी ब्रोंकी, सेकेंडरी ब्रोंकी और टर्शियरी ब्रोंकीज के अंदर हमारा डिवीजन हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हमारा क्या होता है, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स पर पहुंच जाता है हमारा। द ट्रेकी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकी और इनिशियली ना ब्रोंकियोल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स तक प्रेजेंट होते हैं। तो ट्रेकिया में तो क्या होते हैं, 16 से लेकर 20 कार्टिलेजिनस में स्पष्ट प्रेजेंट होते हैं, पर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक भी आपके कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट्स होती हैं आपकी। ईच टर्मिनल ब्रोंकियल गिव राइज टू द नंबर ऑफ वेरी थिल, है ना, इलरेगुलर वॉल्डेड एंड वेस्कुलाइज बैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, एल्वोलाइज कहलाती है। टर्मिनल ब्रोंकियल जो होते हैं आगे चल के रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल में डबल होते हैं, एट्रिया में डबल डिवाइडेड होते हैं, है ना, एट्रिया जो होते हैं एल्वोलाई में डिवाइडेड होते हैं। एल्वोलाइज क्या होते हैं, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना, एल्वोलाइज हमारे प्रेजेंट्स होते हैं हमारा, जो कि क्या होती है, थिन होती है, इलरेगुलर वोल्डेड होती है, और वेस्कुलाइज बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिन्हें क्या होता है, एल्वोलाई कहते हैं। एल्वोलाई जो होती है हमारी, यही लंग्स की क्या होते हैं, स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट के रूप में काम करती है। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ द ब्रोंकी, है ना, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वोलाई सब मिलकर क्या बनाते हैं, लंग्स
लंग्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो राइट लंग और लेफ्ट लंग की बात करते हैं। जो राइट लंग होता है 3 लोब हमें दिखाई देता है और लेफ्ट लंग जो होता है हमारा 2 लोब हमें दिखाई देता है हमारा। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स को हम देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा पैसेज के बारे में बात की गई है आपकी। ये देखिए आपको ट्रेकिया, ट्रेकिया का अपर पार्ट क्या है एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस क्या है लैरिंक्स जो कि साउंड बॉक्स कहलाते हैं। यहाँ से आपके क्या चल रहा है आपके ट्रेकिया, ट्रेकिया में सी शेप के हमारी रिंग्स दिखाई दे। फिर यहाँ पे क्या होता है फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे आके डिवाइड होगी राइट और लेफ्ट ब्रोंकी के अंदर, आपको राइट और लेफ्ट ब्रोंकी फिर फर्दर डिवाइड हो जाती है आपकी। देखिए हमारा सेकेंडरी ब्रोंकी के अंदर, सेकेंडरी से फिर टर्सरी ब्रोंकीज के अंदर हमारी डिवाइड होती है हमारी। फिर टर्सरी ब्रोंकी टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में होती हैं, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, फिर एट्रिया, एल्वुलर सेक और एल्वोलाई के अंदर आपके डिवीजन आपको देखने को मिलती है। आपको देखना तो आपके ये राइट लंग है, इधर आपके क्या है लेफ्ट लंग दिखाई दे रहा है आपको। देखना राइट लंग को बात करें तो ये 3 लोब में बटा होता है और लेफ्ट लंग होता है 2 लोब्स होता है। इन दोनों लंग्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे बोलते हैं मीडियास्टाइनम स्पेस कहते हैं, जिसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है हार्ट प्रेजेंस होता है। लंग्स को नीचे सपोर्ट देने के लिए क्या होता है आपके डायफ्राम प्रेजेंट होता है जो कि डोम शेप स्ट्रक्चर्स में आपको दिखाई दे रहा है आपको। अब और साइड बाय साइड प्रोटेक्शन देने के लिए क्या होते हैं रिब्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, आपको रिब्स दिखाई गई हैं आपको देखने को मिलते हैं। अब जो लंग्स होती है लंग्स के ऊपर 2 मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है जिन्हें बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं ना प्लूरल मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन जो होती है उसे बोलते हैं पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन बोलेंगे, इनर वाली को क्या बोलेंगे विसरल मेम्ब्रेन बोलते हैं आपको, विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। जो पैराइटल है आपकी वो बिल्कुल रिब्स के साथ अटैच है, आपको देख सकते हैं यहाँ पे, और जो विसरल है वो लंग्स की सरफेस में अटैच है, दोनों के बीच में स्पेस भी हमें देखने को मिलता है। ये एल्वोलाइज है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो होता है ना प्लूरल फ्लूइड भरा होता है, इसमें प्लूरल कैविटी है दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, इसमें क्या होता है प्लूरल फ्लूइड भरा होता है जो क्या होता है लंग्स को क्या होता है फ्रिक्शनलेस मूवमेंट देने का काम करता है। यहाँ पे ये ब्रोंक्यूल्स है, ये डायफ्राम्स है, ये लंग्स दिखाई दे रखा है कट ऑफ रिंग पे, ये ब्रोंकस हमें दिखाई देता है। डायग्राम को आप एक बार हाथ से बनाने की प्रैक्टिस कीजिएगा तब आपको अच्छे तरीके से आपको ये याद हो जाएगा। अब बात करते हैं ह्यूमन लंग्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे ह्यूमन लंग्स क्या होते हैं 1 पेयर होते हैं नहीं 2 लंग्स होते हैं, कवर्ड बाय डबल लेयर्स होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं प्लूरा कहते हैं। 2 लंग्स हैं यहाँ पे पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा। पैराइटल प्लूरा आउटर लेयर है, इनर लेयर क्या है बेटा हमारी विसरल प्लूरा कहलाती है हमारे। बिटवीन द 2 लेयर क्या होते हैं प्लूरल कैविटी प्रेजेंस होती है हमारी, इसमें क्या होता है प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंस होता है। प्लूरल फ्लूइड क्या होता है फ्रिक्शन को कम करने का काम करता है, लंग सरफेस पे कम करता है, क्योंकि लंग्स क्या हमारे मूवेबल होते हैं हमारे देखने में है ना, उनकी सरफेस क्या होती है हमारी कोलैप्स होगी, एक्सपेंड होगी, कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिलता है हमारा। द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द थोरेसिक लाइनिंग के साथ अटैच होता है हमारा, एंड इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इस कॉन्टैक्ट लंग सरफेस से जुड़ा होता है। यहाँ पे द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नोस्ट्रल रिंग अप टू द टर्मिनल ब्रोंकियल्स की बात करें कॉन्स्टिट्यूट द कंडक्टिंग पार्ट कहते हैं। तो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स है ना, नेजल चेंबर्स की बात करें, इंटरनल फेरिंक्स की बात करें है ना, एपिग्लोटिस की बात करूँ, लैरिंक्स की बात करूँ, आपके ट्रेकिया की बात करूँ, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस है ना, टर्सरी ब्रोंकस है ना। तो टर्मिनल ब्रोंकस तक का जो ये पैसेज हमारा कहलाता है हमारा, ये क्या कहलाता है कंडक्टिंग पार्ट कहलाता है। ये कहते हैं गैसेस का क्या करता है कंडक्शन करने का पार्ट करता है हमारा। वेयर द एल्वोलाई उसकी बात करते हैं जो यहाँ से टर्मिनल जो इसके बाद क्या होता है टर्मिनल रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल शुरू होता है हमारा है ना, यहाँ से लेके एल्वोलाई तक का जो पार्ट होता है हमारा है ना वो क्या कहलाता है रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट कहलाता है। यहाँ पे जहाँ पे क्या होता है हमारा ब्लड और लंग्स के बीच में क्या होता है हमारा गैसेस का एक्सचेंज हमें देखने को मिलता है, जिसे रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट हम देखने को मिलता है यहाँ पे। द कंडक्टिंग पार्ट क्या होता है ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू एल्वोलाई तक क्या होता है ट्रांसपोर्ट करने का काम है। क्लियर इट फ्रॉम द फॉरेन सब्सटेंसेज होते हैं उनको दूर करने का काम करते हैं, ह्यूमिडिफाई करते हैं, एंड आल्सो ब्रिंग द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर तक लाने का काम करता है, क्योंकि इनके अंदर क्या होती है म्यूकस सिक्रेटिंग लाइनिंग प्रेजेंस होती है हमारी, जो क्या करते हैं आपको फॉरेन पार्टिकल्स को कैप्चर कर लेंगे, बाहर के अगर हॉट एयर तो उसको क्या होगा बॉडी टेम्परेचर के इक्वल करने का काम करते हैं। एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ द एक्चुअल डिफ्यूजन। जो एक्सचेंज पार्ट है हमारा वो क्या होता है वही क्या होता है एक्चुअल डिफ्यूजन की साइड होती है, जहाँ पे ऑक्सीजन और CO2 का क्या होता है हमारा ब्लड और एटमॉस्फेयर एयर के बीच में क्या होता है एक्सचेंज देखने को मिलता है, इसलिए उसे रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट कहते हैं, यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लंग्स आर सिचुएटेड क्या है थोरेसिक चैम्बर के अंदर प्रेजेंट है हमारा, विच इज एनाटोमिकली कैसा है एयर टाइट चैम्बर होती है पूरी हमारी जो अपर थोरेक्स वाला पार्ट क्या है एयर टाइट चैम्बर है। जो थोरेसिक चैम्बर की बात करें फॉर्मेशन की बात करें उसकी एनाटोमिकल की बात करें हमारा तो डोर्सली अगर बैक साइड बात करें हमारा तो क्या होगा वर्टिबल कॉलम्स प्रेजेंट होते हैं और रिब्स प्रेजेंट होती हैं। वेंट्रली बात करूं तो आपके क्या होता है यहाँ पे स्टर्नम प्रेजेंट है आपको इस तरह से यहाँ पे स्टर्नम प्रेजेंट है आपको। लेटरली बात करूं तो रिब्स आपकी प्रेजेंट होगी आपके यहाँ पे। ऑन द लोअर
लोअर साइड में कोई डोम शेप आपको क्या होता है, हमारा डायफ्राम प्रेजेंस होता है आपको। तो ये क्या होता है, क्लोज चैम्बर का बनाते हैं, उसको थोरेसिक केज भी कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, थोरेसिक केज। द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन थोरेक्स इन सच दैट एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी विल रिफ्लेक्ट द लंग, यानी प्लूरल कैविटी में देखने को मिलता है। सच एन अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर द ब्रीथिंग। तो ये इस प्रकार से क्लोज ट्यूब में देखें तो जरा सा भी अगर थोरेसिक कैविटी में कोई एक्सचेंज होता है तो वॉल्यूमेट्रिक क्या होता है, उसमें एक्सचेंज, इसमें क्या होता है, डिफरेंसेस लाने की कोशिश करता है हमारा। और यही डिफरेंसेस जो होते हैं हमारे ब्रीथिंग के लिए क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल्स होते हैं, उसको हम आगे समझने का काम करते हैं हमारा। अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो फॉलोइंग स्टेप्स को फॉलो करते हैं हमारा, जैसे कि ब्रीथिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशंस कहते हैं हमारा, है ना। यहाँ पे स्टेप बताई गई जो मैंने शुरुआत में बात की थी। पहला क्या है, ब्रीथिंग है। यहाँ पे क्या होता है, एटमॉस्फेयर जो एयर होती है उसको इंटेक करते हैं, और CO2 जो एल्वोलाइज होते हैं उसको क्या होता है, एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं, ये कहते हैं ब्रीथिंग कहलाती है। दूसरा क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज अक्रॉस द एल्वेलर मेम्ब्रेन देखने को मिलता है हमारा। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज बाय द ब्लड तक पहुंचाया जाता है हमारा, और डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यूज के बीच में पहुंचाया जाता है हमारा। तो ये तीनों स्टेप की बात करूं यहाँ से यहाँ तक की, तो ये तो क्या है, इंटरनल ब्रीथिंग का पार्ट हो गया, और ये क्या हो गया, एक्सटर्नल ब्रीथिंग का पार्ट हो गया। और तीसरी बात करूं, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल, जो क्या होता है हमारा सेल्यूलर रेस्पिरेशन का पार्ट होता है। तो इस प्रकार से 3 स्टेप्स यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीथिंग के बारे में बात करता हूं आपको। तो मैकेनिज्म ब्रीथिंग क्या होते हैं, ब्रीथिंग इन्वॉल्व इन द 2 स्टेप्स में हमें देखने को मिलता है। फर्स्ट इज है इंस्पिरेशन प्रोसेस हमारा कहलाता है। इंस्पिरेशन क्या होता है, ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेयर एयर इज डाउन इन, हमारे अंदर हम जब लेते हैं हमारे बॉडी के अंदर, वो क्या कहलाती है, इंस्पिरेशन कहलाता है। एक्सपायरेशन क्या होता है, बाय विच द एल्वोलर एयर इज रिलीज आउट, एल्वोलर को हम क्या बॉडी के बाहर निकालते हैं, क्या एक्सपायरेशन कहलाता है। द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू और आउट ऑफ द लंग्स इज कैरिड आउट बाय द क्रिएटिंग ए प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड एटमॉस्फेयर। तो दोनों के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है वो क्या होता है, प्रेशर ग्रेडियंट में डिफरेंस आने के कारण ये प्रोसेस हमारी कंप्लीट होती है। इंस्पायरेशन कैन ऑकर, जब इंस्पायरेशन की बात करते हैं, इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स यानी इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लेस दैट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हमारा क्या होगा, जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम हो जाएगा हमारे 2 से 5 mm ऑफ Hg, तो एटमॉस्फेयर से एयर क्या होती है हमारी अंदर आ जाती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, थोरेसिक केज क्या होता है हमारा, एक्सपांड करता है हमारा, जिससे इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो जाएगा, और बाहर की एयर क्या होगी, अंदर चली जाएगी। एक्सपायरेशन टेक प्लेस क्या होता है, जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन एटमॉस्फेयर, और जब क्या होता है हमारा थोरेसिक केज क्या होता है, कंस्ट्रिक्ट होती है हमारी, तो अंदर का इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिससे अंदर की एयर जो है निकल कर क्या होती है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो यह इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन हमारा इस प्रकार से देखने को मिलता है यहाँ पे। तो लो प्रेशर चेंजेस, हाउ प्रेशर चेंजेस यहाँ पे देखना है, द डायफ्राम एंड सिग्निफिकेंट सेट ऑफ द मसल्स। तो जो हमारी रिब्स होती है, रिब्स के बीच में क्या होती है, मसल्स प्रेजेंट होती है, क्या होती है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स दोनों प्रेजेंट, जिसकी वजह से क्या होती है, थोरेसिक कैविटी में क्या होते हैं, चेंजेस आते हैं हमारे, जो कि क्या होते हैं, इन सच ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट को क्या होते हैं, चेंजेस करते हैं। जैसे कि बात करते हैं इंस्पिरेशन, कहते हैं इनिशिएशन की बात करते हैं। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम, डायफ्राम क्या होता है, जनरली डोम शेप होता है। जैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा क्या होगा, डायफ्राम क्या होगा, फ्लैट हो जाता है हमारा, क्या होगा हमारा, फ्लैट होता है। सो इंक्रीज द वॉल्यूम थोरेसिक चेंबर इन द एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। जैसे क्या होगा हमारा डायफ्राम जो डोम शेप है हमारे साथ, तो जैसे होगा ये फ्लैट होगा, तो एंटीरो पोस्टीरियर यहाँ से लेके नीचे तक का हमारा क्या होगा, जो प्रेशर होगा अंदर क्या होगा, डायमीटर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पे क्या होगा, थोरेसिक चैम्बर का क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। कॉन्ट्रैक्शन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, दूसरा क्या होगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होगी, जो क्या होगी, स्टर्नम उसको अपवर्ड मूव कर देगा, रिब्स को क्या होगा, आउटसाइड मूव कर देगा हमारा, जिससे हमारा क्या होगा, जो थोरेसिक कैविटी डोर्सो वेंट्रल, आगे पीछे डोर्सो वेंट्रल कैविटी एक्सिस पे क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगी, जिससे इंटरनल थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरेसिक लेवल क्या हुआ, डायफ्राम नीचे चले गया, रिब्स बाहर आ गई, स्टर्नम बाहर आ गई, तो ओवरऑल क्या होगा, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो कोज ए सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम, क्या होगा यहाँ पे, पल्मोनरी वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा हमारा, इंक्रीज हो जाएगा। एज द इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम पल्मोनरी क्या होंगे, लंग्स भी क्या होंगे, फैलेंगे, तो लंग्स के अंदर जगह क्या होगी, बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा, उसके अंदर लंग्स के अंदर क्या होगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, गिर जाएगा, लेस देन द एटमॉस्फेयर 2 to 5
mm ऑफ Hg तक क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो लंग्स का प्रेशर क्या, लंग्स के फैलने से अंदर का प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। रिजल्टेंट क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकलकर अंदर की तरफ चली जाती है हमारा। सो डिक्रीज प्रेशर फोर्स इन द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इनटू द लंग्स चली जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंस्पायरेशन की प्रोसेस कहते हैं। तो इंस्पायरेशन क्या है, प्रकार की एक्टिव प्रोसेस होती है हमारी। कितनी होती है, कैसी है हमारी, एक्टिव प्रोसेस। जिसमें क्या होता है, एनर्जी का क्या होता है, हमारा खर्चा होता है, और इंस्पायरेशन में लगभग हमें लगता है 2 सेकंड का टाइम लगता है, हमें देखने को मिलता है हमारा। तो यहाँ पे देखो आप समझा रखा है आपको प्रोसेस को। देखो आपको क्या हुआ, आपको रिब्स और स्टर्नम क्या हुआ, राइज और आउटसाइड निकला। ये थोरेसिक क्या है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो डायफ्राम नीचे की तरफ आया हमारा, जिससे ओवरऑल प्रेशर क्या होगा, हमारा बढ़ गया हमारा, है ना। वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक इंट्रापल्मोनरी प्रेशर गिर गया, तो बाहर से एयर क्या होगी, अंदर की तरफ चली जाती है। तो ये प्रकार इंस्पिरेशन क्या है हमारा, एक्टिव प्रोसेस होता है, 2 सेकंड के लिए चीज प्रोसेस होती है। इसके बाद क्या होता है, देखिए आपको जो प्रोसेस हमारी एक्टिव प्रोसेस थी, इसके 2 सेकंड के बाद क्या होगा, ये प्रोसेस क्या होगा हमारा, इनके अंदर न्यूरल रिफ्लेक्स जो नर्व के रिफ्लेक्सेस आते हैं वो मिलना बंद हो जाते हैं। तो ये जो एक्सपेंड हुआ थोरेसिक कैविटी, नर्व का कंडक्शन नहीं मिलने के कारण ये अपने वापस क्या होते हैं, नॉर्मल पोजीशन में पहुंचना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, रिब्स जो होती है और डायफ्राम क्या होता है, वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में पहुंच जाएगा। तो जो थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ा था वापस क्या हुआ, गिर जाएगा, कम हो जाएगा। तो कम होने से क्या होगा, लंग्स पे क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा तो जो लंग्स की एयर है उसको प्रेशर लगेगा, तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज होगा, जो इंटरनल एयर जो कि निकलकर बाहर चले जाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सपायरेशन कहते हैं। तो एक्सपायरेशन एक प्रकार का क्या है बेटा, हमारी पैसिव प्रोसेस कहलाती है, और इसमें लगभग हमारा 3 सेकंड का टाइम लगता है। तो पूरा इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में टोटल कितना होते हैं, 5 सेकंड का टाइम लगता है। इसलिए हमारी ब्रीथिंग रेट क्या होती है, हमारी 12 to 16 पर मिनट हमें देखने को मिलती है यहाँ पे। तो दोनों प्रोसेस को अच्छी तरीके से यहाँ पे समझाया गया हमारा। नेक्स्ट बात करते हैं, जो हमने बताया उसी को एक्सपायरेशन देखते हैं। एक्सपायरेशन इनिशिएट बाय, तो रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम होगा हमारा, और इंटरकोस्टल मसल्स के कारण रिटर्न होगा। द डायफ्राम एंड स्टर्नम देयर नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएंगे। रिड्यूस थोरेसिक वॉल्यूम कम हो जाएगा और पल्मोनरी वॉल्यूम कम हो जाएगा। इसके क्या होगा, जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा, और जो एयर प्रेजेंट है उसका एक्सपल्जन ऑफ एयर लंग से बाहर निकल जाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सपायरेशन कहते हैं। तो इसके अलावा क्या होते हैं, इसमें कुछ और मदद भी करती है हमारी, जैसे कि रोल ऑफ एब्डोमिनल मसल्स। एब्डोमिनल मसल्स का भी क्या होता है, हमारा हेल्प रहता है। एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में एब्डोमिनल मसल्स भी क्या करती है, हमारी मदद करती है हमारा। तो इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन की बात करूं आपको, तो यहाँ पे क्या होता है, इंस्पायरेशन की बात करूं आपको तो एक्सटेंडर कोस्टल मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स और डायफ्राम का रोल हमें देखने को मिलता है हमारा। और जब एक्सपायरेशन की बात करूं तो एक्सपायरेशन क्या था हमारा, एक प्रकार का क्या होता है, पैसिव प्रोसेस होता है। पर फोर्सफुल ब्रीथिंग जब करनी है आपको, फोर्सफुल एक्सपायरेशन करना है, यानी अंदर के एयर को आपको तेजी से बाहर निकालना है, तब क्या होगा, आपका इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स आपकी काम करेगी, आपको यहाँ पे काम करती है यहाँ पे। इसके बाद एब्डोमिनल मसल्स आपकी काम करेगी आपको यहाँ पे, और दोनों क्या होगा, और ज़्यादा नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करेंगे, तो तेजी से एयर क्या होती है, बाहर निकल जाती है। इस प्रकार से फोर्सफुल एक्सपिरेशन भी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे कहते हैं रेस्पिरेशन रेट की बात करते हैं। तो हेल्थी ह्यूमन जो पर्सन होता है हमारा 12 to 16 टाइम पर मिनट की दर से हमारा क्या होता है, रेस्पिरेशन करता है हमारा। इसकी जो रेट होती है, इनको मेजरमेंट, जो वॉल्यूम हमारा कितना जा रहा है, बाहर आ रहा जा रहा है, इसको नापने के लिए एपरेटस का यूज करते हैं, बोलते हैं स्पायरोमीटर। ए apparatus used to measure volume of the air involved in the breathing movement which help in clinical assessment of pulmonary function। तो एयर कितनी आ रही है, जा रही है, इसका असेसमेंट करने के लिए स्पायरोमीटर का यूज करते हैं। और स्पायरोमीटर क्या होता है, हमारे लंग से रिलेटेड हमें जो क्लिनिकल फंक्शनिंग फाइंडिंग करनी है उसमें भी हमें क्या करेगा, मदद करता है हमारा। तो कुछ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज के बारे में बात करते हैं, जैसे कि बात करते हैं टाइडल वॉल्यूम के बारे में बात करता हूँ। टाइडल वॉल्यूम क्या है, इसको शॉर्ट में टीवी से रिप्रेजेंट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ द एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द नॉर्मल इंस्पिरेशन। तो नॉर्मली हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, हमारा टाइडल वॉल्यूम। इसका अमाउंट कितना होता है, 500 ml हमें देखने को मिलता है हमारा। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एडिशनल वॉल्यूम, नॉर्मल सांस लेने के बाद और कितना फोर्सफुल हम
तेजी से इंस्पायरेशन कर सकते हैं, इसे क्या कहते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। तो ये कितना होता है, 2500 से लेके 3000 ml तक हमें देखने को मिलता है। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद हम कितनी और सांस हम फोर्सफुली बाहर निकाल सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। इसे ER भी बोलते हैं। इसकी वॉल्यूम कितना होता है, 1000 ml से लेके 1100 ml तक हमें देखने को मिलती है। रेजिडुअल वॉल्यूम की बात है, वॉल्यूम ऑफ एयर जो हमेशा लंग्स में रहता है, जिसको आप तेजी से एक्सपायरेशन करने के बाद भी नहीं छोड़ सकते, तो उसे बोलते हैं कुछ ना कुछ वॉल्यूम एयर लंग्स के अंदर हमारी प्रेजेंट होगी, उसको किसी भी कंडीशन में आप बाहर नहीं निकाल सकते, तो उस वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, रेजिडुअल बोलते हैं, वॉल्यूम कहते हैं, RV बोलते हैं। उसको 1100 से 1200 ml इसकी वैल्यू देखने को मिलती है। बात करते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटीज के बारे में कि हम कितना वॉल्यूम ले सकते हैं हमारा। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है, टीवी हमारा क्या होता है 500 ml, और IRV की बात की थी जो कि क्या होता है 2500 से 3000 ml के आदमी बात करते हैं। इंस्पिरेटरी केवल क्या होगी, 3000 से लेके 3500 ml तक हम कह सकते हैं। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी की बात करें तो टीवी प्लस ERV की बात करते हैं हमारा, तो 500 प्लस 1100 की बात करें तो 1500 से लेके 1600 ml तक क्या होती है हमारी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी कहलाती है हमारा। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी की बात करें हमारा जो FRC कहते हैं, तो एक्सपिरेटरी यानी हमारी कितने लंग्स में एयर रह सकती है हमारी, तो ERV की बात की हमारी 1100 से की बात की हमारी, और रेजिडुअल वॉल्यूम क्या था 1100 से 12, तो 2200 से 2300 ml के आसपास हमारे लंग्स में क्या होती है, एयर रह सकती है नॉर्मल कंडीशन में। वाइटल कैपेसिटी की बात करूं, यानी जो नॉर्मल जो एयर मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन के बाद जो करता है उसे क्या कहते हैं, वाइटल कैपेसिटी कहते हैं हमारा। तो ये क्या हमारा ERV है, टीवी और ERV तीनों को मिला के बात करता हूं तो लगभग 4600 ml के आसपास आपकी एयर नॉर्मल फंक्शनिंग करती रहती है हमारे। टोटल लंग कैपेसिटी की बात करें तो हमारे लंग्स के अंदर कितनी वॉल्यूम है, तो यहाँ पे वाइटल कैपेसिटी की बात करूं हमारा, तो टोटल लंग कैपेसिटी क्या होगी, RV प्लस ERV प्लस टीवी प्लस IRV हमारा। इसको हम क्या कहते हैं, इसको जो हमारा ERV टीवी और IRV इसको हम क्या कहते हैं, वाइटल कैपेसिटी भी कहते हैं। तो वाइटल कैपेसिटी और प्लस RV की बात करता हूँ, इन दोनों को जोड़ दें तो क्या कहलाएगी, टोटल लंग कैपेसिटी कहलाती है। तो 4600 ml तो हमारी नॉर्मल हमारी रहती है, हमारा नॉर्मल फोर्सफुली ब्रीथिंग और इंस्पिरेशन में रहते हैं, और रेजिडुअल वॉल्यूम जो हमेशा रहती है 1100-1200 ml उसको जोड़ देंगे तो लगभग हमारा कितना होता है 5800 ml के आसपास, 5800 यानी अप्रोक्सीमेट की बात करें 6 लीटर के आसपास हमारी लंग्स की टोटल लंग्स कैपेसिटी हमें देखने को मिलती है यहाँ पे। इस प्रकार हमारा तो डिफरेंट वॉल्यूम्स हमें देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमें कैसे देखने को मिलते हैं, एल्वोलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं हमारा। एल्वोलाई मेन साइट है हमारा, जिसको हम स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट भी कह सकते हैं हमारा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स बिटवीन द क्या होते हैं, ब्लड और टिश्यूज के बीच में भी हमें देखने को मिलता है हमारा यहाँ पे। तो एक तो क्या हुआ हमारा एल्वोलाई और ब्लड के बीच में हुआ, दूसरा ब्लड और टिश्यूज के बीच में हमारा ऑक्सीजन CO2 और एक्सचेंज इन द टिश्यू साइड बाय द सिंपल डिफ्यूजन। किसके द्वारा होता है, सिंपल डिफ्यूजन ही प्रेशर ग्रेडियंट के कारण होता है, मेनली बेस्ड ऑन प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण। और डिफ्यूजन आपको मालूम है ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चले जाना हमारा। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर डेट कैन अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करने वाले क्या हमारा, सोल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस पर डिपेंड करता है हमारा, और दूसरा थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन द डिफ्यूजन। जो डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन इन्वॉल्व कर रही है उसकी थिकनेस पे भी डिपेंड करता है हमारा। यहाँ पे बात करते हैं पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय द इंडिविजुअल गैस इन द मिक्सचर ऑफ गैसेस में। को जब मिक्सचर ऑफ गैसेस में इंडिविजुअल गैस क्या पार्टिसिपेट कर रही है हमारा, कितना प्रेशर कंट्रोल अप्लाइड कर रही है, उसे क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर कहते हैं। जैसे कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन है ना, PO2 किसके लिए यूज करते हैं, ऑक्सीजन के लिए, और PCO2 किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए डिनोट करते हैं हमारा। डिफ्यूजन ऑफ डायरेक्शन की बात करते हैं, डिफ्यूजन किधर से किधर होगा, तो हमें मालूम है हाई कंसंट्रेशन से क्या जाना है, लो कंसंट्रेशन की बात करते हैं। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वोलाई टू ब्लड और ब्लड टू टिश्यू में देखने को मिलता है, क्योंकि क्या हुआ एल्वोलाई में क्या हुआ, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ज्यादा आई है ना आपको, तो यहाँ पे क्या होगा, एल्वोलाई के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगी, तो यहाँ पे ट्रांसफर क्या हो जाएगा, एल्वोलाई से ब्लड में चला जाएगा। अब ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा है और टिश्यू पे कम है, तो क्या होगा, ब्लड से टिश्यू में ट्रांसफर चल जाएगा हमारा। ऐसे ही ग्रेडियंट प्रेजेंट इन द फॉर CO2 इन द अपोजिट डायरेक्शन। देखना कहाँ होता है, CO2 में क्या होगा, अब टिश्यू में क्या होगा, CO2 ज़्यादा है वहाँ पे है ना, ऑक्सीडेशन की वजह से CO2 बनी, तो टिश्यू से क्या होगा, ब्लड में चला जाएगा, और ब्लड CO2 को लेकर जाएगा, तो एल्वोलाई में CO2 की अमाउंट कम है, तो ब्लड से क्या होगा, एल्वोलाई में ट्रांसफर हो जाएगी। हम इस टेबल से
को समझने के काम करते हैं हमारा। देखिए रेस्पिरेटरी गैसेस की बात करते हैं। रेस्पिरेटरी गैसेस क्या हमारा ऑक्सीजन है और CO2। एटमॉस्फेरिक लेवल पे हम बात करते हैं हमारा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बात करते हैं हमारा, तो जो ऑक्सीजन है उसका जो पार्शियल प्रेशर है 159 mm ऑफ Hg हमें देखने को मिलता है हमारा, और CO2 क्या होता है बहुत कम होती है, तो उसका 0.3 mm ऑफ Hg हमें देखने को मिलता है पार्शियल प्रेशर। एल्वोलाई की बात करते हैं हमारा, तो एल्वोलाई में क्या होगा 104 mm ऑफ Hg है और CO2 क्या है 40 mm ऑफ Hg है। तो यहाँ पे क्या है हाई प्रेशर इधर है, तो यहाँ पे गैसेस क्या होगी हमारी ट्रांसफर हो जाएगी। हम बात कर सकते हैं हमारा, कह सकते हैं हमारा यहाँ पे क्या होगा कि एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है तो यहाँ से ट्रांसफर हो गई, इधर हमें देखने को मिल सकती है बेटा हमारी। और एल्वोलाई में क्या होता है CO2 की वॉल्यूम ज़्यादा है हमारा और एटमॉस्फेयर में, तो यहाँ से क्या होगा एक्सचेंज हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में हमें देखने को मिलता है हमारा। अब एल्वोलाई में ब्लड आ गया, ब्लड आ गया तो क्या हो गया वहाँ पे ब्लड क्या होगा ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा हमारा। तो जो ब्लड एल्वोलाई में आ रहा है वो क्या है डीऑक्सीजनेटेड है, और एल्वोलाई में ऑक्सीजन क्या है ज़्यादा हो गई तो ट्रांसफर कहाँ हो जाएगा 104 से क्या होगा 40 mm तक चले जाएगी, जिससे क्या होगा जो ब्लड है हमारा ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर क्या होगा हमारा ऑक्सीजन का लेवल कितना होगा 95 mm ऑफ Hg हमें देखने को मिला। जब ये ऑक्सीजन ब्लड टिश्यू पे जाएगा तो टिश्यू पे ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है 40 mm ऑफ Hg, तो ब्लड से ब्लड कहाँ चलेगा टिश्यू में चला गया हमारा। अब टिश्यू में क्या हुआ CO2 के अमाउंट ज़्यादा है हमारा, जबकि ऑक्सीजन ब्लड में क्या होगा कम है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी हमारी टिश्यू से कहाँ चली जाएगी आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चली जाएगी, जिससे ब्लड क्या हो गया हमारा डीऑक्सीजनेटेड हो गया हमारा। अब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होगी 45 mm ऑफ Hg होगी। जब ये एल्वोलाई पे पहुंचेगा तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें ब्लड ऑक्सीजन ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 45 mm और एल्वोलाई पे कितना है हमारा 40, तो यहाँ से क्या होगा एक्सचेंज हमें देखने को मिल जाएगा हमारा। और इस प्रकार से एक्सचेंज हमें सिंपल डिफ्यूजन के बेसिस पे हमारा क्या होता है ट्रांसपोर्ट और एक्सचेंज हमें गैसेस का एक्सचेंज हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पर। इसी तरह से देखिए इसको अच्छी तरह से डायग्राम देखिए, ये एक्सपायर्ड एयर और इंस्पायर्ड एयर। इंस्पायर्ड एयर है आई हमारी, तो यहाँ पे क्या हुआ इंस्पायर्ड एयर में क्या 159 mm ऑफ Hg था, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 mm था और CO2 कितना है 40 mm Hg। तो यहाँ पे जो पल्मोनरी एयर में क्या 45 था, देखिए आपको देखिए हमारा पार्शियल 45 था CO2 40 है, तो यहाँ पे CO2 के अमाउंट ज़्यादा है तो ये इधर से इधर ट्रांसफर हो गई आपकी देखने को मिलती है हमारी। और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है हमारा कम है हमारा, तो यहाँ से क्या होगा हमारा ऑक्सीजन एल्वोलाई में ज़्यादा है तो ये ऑक्सीजन ब्लड में ट्रांसफर हो गई तो यहाँ पे चलेगी। अब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कितना होता है 95 mm ऑफ Hg हो गया, पार्शियल CO2 का 40 mm हो गया। टिश्यू में क्या होगा यही सेम एक्सचेंज आपको देखने, तो इस प्रकार से आपके एक्सचेंज और सर्कुलेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इस डायग्राम को अच्छी तरीके से एक बार बनाइएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे एट द सोल्युबिलिटी ऑफ द CO2 की बात करता हूँ, इज इट 20 to 25 टाइम हायर देन द ऑक्सीजन से। तो CO2 जो होता है वो बहुत ज़्यादा सोल्युबिलिटी दिखाता है हमारा ऑक्सीजन की तुलना में। सो द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन बी डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर इज मस्ट हायर कंपेयर टू द ऑक्सीजन से हमारा ज़्यादा हमें देखने को मिलता है हमारा। सर डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की बात करते हैं जिनके द्वारा हमारा एक्सचेंज हो रहा है। मैडाबब होता है 3 लेयर से मिलकर बना होता है, जो कि बाहर की तरफ बात करो तो थिन स्क्वेमस एपिथेलियम क्या होता है एल्वोलाई की हमें देखने को मिलती है। फिर क्या होता है हमारा एंडोथीलियम होता है एल्वुलर लाइनिंग जो कैपिलरी की होती है केवल एंडोथीलियम लाइनिंग से बनी होती है, और दोनों के बीच में जोड़ने के लिए क्या होती है एक बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो कि एंडोथीलियम ऑफ द कैपिलरी और एल्वोलाई ऑफ द लंग्स में जिसे बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं हमारा। दोनों को क्या होता है जोड़ने का काम करता है हमारा। दोनों की अगर तीनों की थिकनेस तीनों लेयर की बात करें तो देखिए यहाँ पे लेयर्स तो हमारी 3 है बेटा, हमारी लेयर्स तो हमारी क्या बेटा दो लेयर्स हमें एक तो एल्वोलाई देखने को मिल रही है और एक और एंडोथीशियम देखने को मिल रही है। पर लेयर जो उसके जो मेम्ब्रेन तो यहाँ पे 2 है बेटा, यहाँ पे क्या मेम्ब्रेन 2 है पर लेयर्स के यहाँ पे 3 दिखाई देगी। 2 मेम्ब्रेन के बीच में क्या होगा बेसमेंट मेम्ब्रेन हमारी प्रेजेंट है, बेस्टेंस सबस्टेंस प्रेजेंट है। तो टोटल थिकनेस हम इसकी मान के चलूँ तो क्या होता है लेस देन 1 मिलीमीटर से भी कम हमें देखने को मिलती है। तो देख लें कि ये एल्वोलाई वाल देख रहे हैं आपको, ये स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी हुई सिंगल सेल आपको दिखाई दे रही है, आपको देख सकते हैं आपको। ये आपको आपकी ब्लड कैपिलरी दिखाई दे रही है जो कि एंडोथीलियम में सिंगल सेल से बनी हुई है, आपको देख सकते हैं बेटा आपको। और इन दोनों के बीच में क्या बेसमेंट मेम्ब्रेन हमें देखने को मिल रही है ना यहाँ पे इस चीज़ को डायग्राम को। तो इससे हमारा ये दो चीज़ें क्या होती है एक्सचेंज में हमारी एक फैक्टर्स के रूप में काम करती है यहाँ पे।
नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में बात करें। ब्लड इज ए मीडियम फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और CO2। तो ब्लड ही हमारा क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है हमारा। ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो 97 क्या होते हैं, RBC के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है हमारा, और 3% जो होता है आपका क्या होता है, डिसॉल्व स्टेट प्लाज्मा के रूप में ट्रांसपोर्टेशन हमें देखने को मिलता है। ऐसे CO2 ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो 20 to 25% RBC के द्वारा होता है, 70% क्या होता है बाइकार्बोनेट्स इन प्लाज्मा के रूप में दिखाई देता है, और 7% क्या होता है डिसॉल्व स्टेट में दिखाता है प्लाज्मा के रूप में दिखाता है। तो ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है हमारा। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं। हीमोग्लोबिन क्या होता है, रेड कलर का पिगमेंट, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है ना, जो कि RBC के अंदर प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन से ब्लड हमारा क्या होता है, रेड दिखाई देता है। ऑक्सीजन कैन बाइंड विथ हीमोग्लोबिन, कैसा होता है, रिवर्सिबल मैनर में आपको है ना बन जाता है। जो कंपाउंड बनता है उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो होता है कैरी मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है हमारा। तो ऑक्सीजन में क्या होता है, आयरन के मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं आयरन के, और प्रत्येक क्या होता है, एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को जोड़ता है। तो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को क्या करेगा, कैरी करेगा। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज प्राइमरी रिलेटेड विथ किस पर डिपेंड करता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर डिपेंड करेगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की बात करूं, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की बात करूं, और टेम्परेचर की बात, तीनों इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। कैन इंटरफेयर द ऑक्सीजन बाइंडिंग को क्या करते हैं, हमारे अफेक्ट करते हैं हमारा। ये तीनों का प्रेशर क्या है, CO2 का, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन का, और टेम्परेचर, ये तीनों ऑक्सीजन के ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट करने में क्या करते हैं, अफेक्टेड करते हैं। यहाँ पे अगर हम तो बात करते हैं तो ग्राफ के द्वारा समझने करते हैं। एक सिग्मोइड कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन स्पोर्टेड अगेंस्ट द पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन। तो यहाँ पे कर्व बनता है हमारा, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कहते हैं हमारा। ऑक्सीजन देखिए आपको ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व दिख रहा है, ये परसेंटेज सैचुरेशन हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हमें देखने को मिलता है। तो देखिए जैसे 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 आपको क्या होता है, आपके पार्शियल प्रेशर बढ़ता है आपका, तो यहाँ पे परसेंटेज सैचुरेशन देखने को मिलती है आपको देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे 40 पर, यहाँ पे ग्राफ को अगर मैं पोर्ट्रेट करता हूँ तो इस पर जगह देखते हैं आपको 60 mm पे कितना दिखता है, 100 पे कितना दिखता है, और लगभग आप देखिए यहाँ पे आप लगभग 97% आपकी बात करता हूँ आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे 100% आपका हीमोग्लोबिन का क्या होता है, आपका सैचुरेशन हमें देखने को मिलता है हमारा, यहाँ पे देखने को मिलता है। और लगभग 50 पे बात करता हूँ आपको, यहाँ पे करता हूँ आपको, तो 50% तक आपको क्या होता है, यहाँ पे सैचुरेशन हमें देखने को मिलता है हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पे तो हाईली यूजफुल इन द स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, है ना, क्या इफेक्ट होता है ऑक्सीहीमोग्लोबिन कर्व पे, HN कंसंट्रेशन का क्या होता है ऑन द बाइंडिंग ऑफ द ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का। जैसे कि बात करते हैं फैक्टर ऑफ फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन एंड एल्बोलाई की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, हाई ऑक्सीजन लेवल प्रेजेंट है, लो CO2 लेवल प्रेजेंट है, लेजर HN कंसंट्रेशन और लो टेम्परेचर कर रहे हैं। तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन का कर्व क्या होगा, मोर कंसंट्रेशन हमें देखने का, मोर बाइंडिंग दिखा, तो यहाँ पे कर्व क्या होगा हमारा, लेफ्ट साइड हमारा कर्व शिफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे कर्व जो हमारा क्या होगा, हमारा लेफ्ट साइड शिफ्टिंग हमें देखने को मिलती है हमारी, इस तरह से यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा। तो ये तीनों फैक्टर्स क्या करते हैं, इस कर्व को क्या होता है, लेफ्ट साइड सरका देते हैं हमारा। तो ये तीनों फेवर करते हैं ऑक्सीहीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के अंदर। ऐसे ही बात कर रहे हैं आपका फैक्टर अवेलेबल एंड डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन के लिए, तो क्या होता है, टिश्यू लेवल पे ऐसा देखने को मिलता है हमारा। तो लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हाई पार्शियल प्रेशर CO2, हाई HN कंसंट्रेशन, हाई टेम्परेचर, तो टिश्यू लेवल पे ये क्या होती है, डिसोसिएशन को करता है। तो एक कर्व क्या होगा, राइट साइड हमारा सरक जाएगा हमारा, तो इधर हमारा राइट साइड हमारा सरका, और इधर हमारा क्या होगा, लेफ्ट साइड हमें। तो इन फैक्टर्स को आप कहते हैं लेफ्ट साइड के लिए कौन जिम्मेदार है और राइट साइड खिसकने के लिए कौन जिम्मेदार है, इनको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा हमारा, ये आपका एग्जाम में कई बार आपसे पूछा जाता है मेरा। This clearly indicate that oxygen get bound to the hemoglobin से बाउंड होता है in the lung surface and get dissociated at the tissue level पे, तो एल्बोलाई पे बाउंड होता है और टिश्यू लेवल पे क्या होता है हमारा, वहाँ पे डिसोसिएशन होता है हमारा। तो 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेट ब्लड जो बात करें हमारा, डिलीवर अबाउट 5 ml ऑफ ऑक्सीजन
टू द टिश्यू अंडर द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस के अंदर। अगर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में जो होता है यहाँ पे क्या होता है, आपके क्या होता है 100 ml ब्लड जो होता है टिश्यू लेवल पे केवल 5 ml को ही यहाँ पे छोड़ के टिश्यू लेवल पर ट्रांसफर कर पा जाता है हमारा यहाँ पे। वैसे तो अगर 100 ml पे बात करें तो लगभग 20 ml आपको क्या होता है हमारा ऑक्सीजन बाइंड होके जाती है हमारी, पर उसमें से 20 ml में से क्या होता है हमारा मात्र 5 ml ही टिश्यू को पहुंच पाती है हमारा। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा यहाँ पे। CO2 ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, हमारा CO2 का ट्रांसपोर्ट इट इज कैरिड आउट बाय अगेन हीमोग्लोबिन के द्वारा किया जाता है ना। इसमें क्या होता है हीमोग्लोबिन कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है जो कि लगभग 20 to 25% क्या होता है आपका CO2 का ट्रांसपोर्ट करता है हमारा। द बाइंडिंग इज रिलेटेड विद द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 पर डिपेंड करता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज मेजर फैक्टर विच कुड अफेक्ट द बाइंडिंग को अफेक्ट करेगा हमारा। व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई एंड पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन क्या होगा लो होगा, द टिश्यू क्या होगा ऐसा टिश्यू लेवल है तो मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स हमें देखने को मिलता है। व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज लो एंड पार्शियल प्रेशर हाई कहाँ पे होगा एल्वेओलाई पे, तो डिसोसिएशन ऑफ CO2 हमारा हो जाता है जिससे CO2 क्या होती है हीमोग्लोबिन से रिलीज होगी और एल्वेओलाई में चले जाती है। इसमें कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन से अलग निकल जाती है और CO2 एल्वेओलाई में निकल कर बाहर एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। CO2 विच बाउंड टू द हीमोग्लोबिन फ्रॉम द टिश्यू इस डिलीवर टू द एल्वेओलाई तक पहुंचा दिया जाता है। यहाँ पे जो टिश्यू से बाउंड हुआ उसको एल्वेओलाई पर पहुंचाया जाता है। आरबीसी कंटेन ए वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। आरबीसी की सरफेस पे देखें तो एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम कहते हैं हमारा। एंड माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ द सेम इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा के अंदर भी कुछ CO2 प्रेजेंट हमें देखने को मिलती है हमारा। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेट की बात करें तो एक फास्टेस्ट वर्किंग एंजाइम्स होता है हमारा, बात करते हैं हमारा। ये क्या करता है आपका जैसे CO2 की बात करूं और H2O है ना, दोनों बाइंड होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा जो कार्बोनिक एनाइड है जो कि आरबीसी की मेम्ब्रेन पे मौजूद है इसको क्या करें कार्बन H2CO3 में बना देते हैं, कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। ये कार्बोनिक एसिड जो होता है हमारा क्या होता है हमारा कार्बोनिक एनाइड्रेट की प्रेजेंट में, क्योंकि ये अनस्टेबल कंपाउंड है तुरंत ही ये टूट जाएगा बाइकार्बोनेट और HN के अंदर टूट जाता है, यहाँ पे टूट जाता है और यहाँ से अलग हमारे कार्बेमिनो कंपाउंड और बाइकार्बोनेट कंपाउंड का फॉर्मेशन होते हैं जो डिफरेंट फॉर्म में क्या होते हैं CO2 का क्या होते हैं कैरिड करने का काम करते हैं। तो एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करूं तो ब्लड जो होता है डिलीवर करता है लगभग 4 ml ऑफ CO2 टू द एल्वेओलाई पर ट्रांसफर करता है, आपको याद रखेगा। तो ऑक्सीजन कितना होता है 5 ml होता है और CO2 कितनी होती है 4 ml हमारी ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड के द्वारा, आप ध्यान रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम में फास्टेस्ट एंजाइम हम इसको कहते भी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का कंट्रोल कैसे होता है। सो एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम सूट द डिमांड्स ऑफ द बॉडी टिश्यू डन बाय द न्यूरल सिस्टम। तो नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न हमारा नॉर्मल वे में चलता रहता है, पर एज पर आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के आधार पर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है आपको ऑक्सीजन की सप्लाई की डिमांड भी क्या होगी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इन सबको कंट्रोल किया जाता है न्यूरल सिस्टम्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर्स प्रेजेंट होता है, एक स्पेशलाइज सेंटर प्रेजेंट होता है, कहाँ होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा में आपको देखने को मिलता है ना, ऑफ द ब्रेन के हिंड रीजन में देखने को मिलता है हमारा, विच इज प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेशन के लिए। ऐसे ही न्यूमोटैक्सिक सेंटर्स एक और देखने को मिलता है हमारा प्रेजेंट इन द पोन्स वेरोली के अंदर देखने को मिलता है ऑफ द ब्रेन्स के अंदर, विच मॉडरेट द फंक्शन द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। तो न्यूमेटिक सेंटर होता है ये क्या होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को क्या होता है एक्सटर्नली कंट्रोल करने का काम करता है हमारा। तो नॉर्मल पैटर्न जब चलता है तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कंट्रोल करता है और जब स्पेशल कंडीशन आती है तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर्स हमारा उसको रेस्पिरेटरी सेंटर में एक्सचेंज करके कुछ एक्स्ट्रा इम्पल्स भेज के उसको क्या करता है हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग इसको कंट्रोल करने का काम करता है हमारा। तो न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर यानी कि न्यूमेटिक सेंटर रिड्यूस द ड्यूरेशन द इंस्पायरेशन को कम करेगा एंड दियर बाय अल्टर द एक्सपायरेशन रेट को हम क्या कर सकते हैं हमारा कम कर सकते हैं हमारा। तो ये बॉडी के डिपेंड पे फंक्शनलिटी पे डिपेंड करता है। दूसरा होता है कीमोसेंसिटिक एरिया भी होते हैं हमारा, तो ये तो क्या होता है हमारे न्यूरल के द्वारा कंट्रोल होते हैं। दूसरा क्या होता है कीमोसेक्टिक सेंटर्स होते हैं हमारा, कीमोसेंसिटिव एरियाज प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं हमारे इन रिदमिक सेंटर को क्या करते हैं सिचुएटेड कंट्रोल करने का होता है। इट इज
एडजेसेंट टू रिदम सेंटर के ही पास में हमें देखने को मिलता है, जो कि कैरोटिक आर्च के पास में प्रेजेंट होता है हमारा। तो कैरोटिक आर्च हमारा देखने को मिलता है, वहाँ पे कीमोसिंथेटिक होता है, और अवोटिक आर्च होता है, वहाँ पे ये चीज़ प्रेजेंट्स होते हैं। हाई सेंसिटिविटी टू CO2 एंड हाइड्रोजन, तो जो कीमोसेंसिटिक सेंटर्स होते हैं जो कि अवोटिक आर्च में हमें देखने को मिल रहा है, ये जनरली किस पे, जो कि क्या बोलते हैं, कैरोटिड बॉडीज इनको बोलते हैं हमारा। किसके लिए ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं? CO2 और हाइड्रोजन आयन के लिए सेंसिटिव होते हैं, ऑक्सीजन के लिए इतने ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होते, इसलिए ऑक्सीजन का इतना हमारे बॉडी पे इतना इफेक्ट भी नहीं होता है सेचुरेशन का हमारा। इंक्रीज दिस सब्सटेंस कैन एक्टिवेट दिस सेंटर, जब कभी CO2 और हाइड्रोजन की अमाउंट बढ़ेगी तो ये जो कैरोटिड बॉडीज हैं जो कि कैरोटिड आर्च पे मर जाते हैं, जिन्हें कीमोसेंसिटिक सेंटर कहते हैं, ये क्या होते हैं? एक्टिवेट हो जाते हैं। सिग्नल फ्रॉम दिस रिदम सेंटर टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस में क्या करेंगे? चेंजेस करेंगे। जब अमाउंट बढ़ जाएंगे तो हमारी ब्रीथिंग रेट को क्या करेंगे? तेज कर देंगे। तेज कर देंगे तो CO2 क्या होगी? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी? जब ब्रीथिंग बढ़ेगी तो हमारे ब्लड से निकलकर एटमॉस्फेयर पर चली जाएगी, और मोर ऑक्सीजन क्या होगी? अब ब्लड में पहुंच जाएगी हमारी, विच दिस सब्सटेंस कैन बी एलिमिनेटेड, इनको निकाल दिया जाता है ब्रीथिंग रेट को बढ़ा के हमें देखने में। तो रिसेप्टर एसोसिएटेड विथ अवोटिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी, कहाँ पे जरूरत है हमारा? एक तो कैरोटिक आर्च पे और कैरोटिड आर्टरी प्रेजेंट है। कैन आल्सो रिकॉग्नाइज द चेंज इन CO2 और HN कंसेंट्रेशन को ये पहचानते हैं हमारा, एंड सेंड नेसेसरी सिग्नल टू द रिदमिक सेंटर फॉर द रेमेडियल एक्शन करने के लिए, इनको कंट्रोल करने के लिए। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन दिस रेगुलेटरी और रेगुलेशन द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट हमें देखने को मिलता है। तो ऑक्सीजन का ज़्यादा में इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है, ज़्यादातर किसका होगा? मोर CO2 और हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करते हैं हमारा कीमोटैक्सिक। लास्ट हम बात करते हैं हमारा डिसऑर्डर्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट आता है हमारा अस्थमा। अस्थमा क्या होता है? डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग कोजेज द व्हीजिंग साउंड। क्या होता है हमारा? ये एक अस्थमा के अंदर होता है ट्रेकिया जो होता है हमारा, क्या होता है? कंस्ट्रिक्ट कंडीशन हो जाती है, ज़्यादा म्यूकस निकलता है हमारा, है ना। और ट्रेकिया क्या होता है? कंस्ट्रक्शन होता है, जिससे एयर पैसेज क्या होता है? एयर का वॉल्यूम कम अमाउंट में पहुंचती है हमारा। ऐसा क्या होता है? कुछ एलर्जेंस की वजह से होता है। किसकी होता है? एलर्जेंस की वजह से होता है हमारा। तो जब क्या होता है? नैरो प्लेस से क्या होती है? आपकी एयर निकलती है, इंस्पायर होती है, तो क्या होती है हमारा? एक व्हीजिंग साइड, सीटी बजने जैसा साउंड करती है, तो व्हीजिंग साउंड होता है अस्थमा के अंदर। और ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स के इन्फ्लामेशन का आता है, जो कि क्या होता है? डिफरेंट एलर्जेंस की वजह से ऐसा देखने को मिलता है, इसे बोलते हैं अस्थमा। तो एक डिफिकल्ट ब्रीथिंग प्रोसेस हमें देखने को मिलती है। दूसरा होता है एम्फाइसीमा, जो कि क्रोनिक डिसऑर्डर्स होता है। यहाँ पे क्या होता है? किसमें? इनकी जैसे जो कि सिगरेट स्मोकिंग होते हैं, चेन स्मोकर्स होते हैं, उनमें देखने को। इससे क्या होता है? एल्वोलर वॉल क्या होती है? डैमेज हो जाती है। रेस्पिरेटरी सरफेस क्या होती है हमारी? कम हो जाएगी, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज बहुत कम हमें देखने को मिलेगा। तो उसमें क्या होगा? एम्फाइसीमा हमें कंडीशन देखने को मिलती है, उसको ब्रीथिंग डिफिकल्टीज हमें देखने को मिलेगी। क्योंकि जो सिगरेट होती है उसमें क्या कोलतार होता है, वो क्या होता है? उन लंग्स के उसमें क्या होगा? भर जाएगा हमारा वहाँ पे। तीसरी बात करते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। जो आपके ऑक्यूपेशन के कारण ऐसा हमें कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होंगे, वो क्या होंगे? ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कहते हैं। जैसे कि कुछ कॉटन, कोल और ग्राइंडिंग या स्ट्रॉन्ग बेकिंग इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोगों में देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या होगा? इन सब की क्या होगी? डस्ट उड़ेगी। सो मच डस्ट इज प्रोड्यूस होता है, तो क्या होता है जो हमारा, और ये आपके लंग्स में जाएगा, तो आपका जो डिफेंस मैकेनिज्म बॉडी में, वो इस सिचुएशन से क्या होता है? कॉप अप नहीं कर पाता, उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? लंग एक्सपोजर होता है ना, लॉन्ग एक्सपोजर। इनकी कंडीशन में क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स हमें देखने को मिलता है, जिससे क्या होता है? लंग्स में क्या होती है? फाइब्रोसिस हो जाएगी, है ना। इसमें क्या करते हैं? प्रोलिफिकेशन ऑफ द फाइब्रस टिश्यू होता है, जिससे अल्टीमेटली क्या होगा? लंग्स का डैमेज हमें देखने को मिलता है। तो अल्टीमेटली अगर आपने टाइम रहते इस तरीके के बिजनेस को नहीं छोड़ा तो पर्सन्स को क्या होगा? ब्रीथिंग डिफिकल्टीज बढ़ती चली जाएगी। तो डॉक्टर जनरली क्या होता है? ऐसे पर्सन्स को ऐसा काम करने से फिर क्या होता है? रोक देते हैं या छोड़ने के लिए कहते हैं उनको। तो ये कुछ डिजीजेस के बारे में हमने यहाँ पे बात की। यहाँ पे तो यहाँ पे हमने NCERT में जो भी दिया है, उनके जो भी कॉन्सेप्ट हमें समझाए गए उनके बारे में हम अच्छी तरह से हमने क्या होगा? समझने की कोशिश की गई है। तो अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय स्कोर चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।